इस अध्याय के अंतर्गत यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत आपको इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था भारतीय राजव्यवस्था का अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय 9 में आपके यहाँ पर मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ देखिए यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में आपको संबंधित और अविभाज्य है, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, ना कि मूल कर्तव्यों को। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्य को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं उनके निष्पादन से अविभाज्य है। अब देखिए आपको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें यहाँ देखिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975 से 1977 तक 1977 तक दौरान मूल कर्तव्य उनकी संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को विशेष उल्लेख किया गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी, और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें शामिल है, पहला देखा आपको जिसे स्वीकार नहीं किया गया। संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। दूसरा, मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर या मूल कर्तव्यों का अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। मूल अधिकारों को लागू करने के आधार पर या मूल कर्तव्य के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट आपको कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। देखिए तीसरा को था कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए।
अब देखिए मूल कर्तव्य की सूची आप देखिए अनुच्छेद 51 क देखिए अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पहला आपको देखिए पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा स्वतंत्रता देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उनसे अक्षुण्ण रखे। भारत की एकता, तीसरा को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा आपको देखिए देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पाँचवां भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश बांटने का सतत प्रयास 14 वर्ष तक की उम्र के 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने 2002 के बाद आपको जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्यों की विशेषता के संदर्भ में उल्लेख जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। दूसरा देखिए भारतीय परंपरा पौराणिक कथाओं धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। ये मूल आपको भारतीय परंपरा पौराणिक कथाओं धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। तीसरा आपके यहाँ देखिए क्या तीसरा आपके कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी। लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। इसलिए कि पहला पॉइंट आपके यहाँ पर आपको दिया गया है कि मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21 को 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 द्वारा प्रत्याभूत है, जो सभी लोगों चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो के उपलब्ध है। देखिए मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21 का को 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 22, 24, 25, 26, 27 और 28 द्वारा प्रत्याभूत है, जो सभी लोगों चाहे वो नागरिक हो या विदेशी के लिए उपलब्ध है। आप आगे देखिए क्या चौथा पॉइंट है आप इसका देखिए क्या निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं। यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। अब कि निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए यहाँ पर मूल कर्तव्यों की आलोचना हम देखिए मूल कर्तव्यों की आलोचना क्या गया है। देखिए संविधान के भाग 4 को हम उल्लेखित मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। आपको यहाँ पहला देखिए क्या
अब पहला आपके यहाँ के कर्तव्य की देखिए, कर्तव्यों की सूची पूर्ण है, कर्तव्यों की सूची आपको पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं। असल में कर अदायगी कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी। जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं। असल में कर अदायगी कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी। अब दूसरा देखिए, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, कुछ कर्तव्य आपको अस्पष्ट, बहुअर्थी और आम व्यक्ति के समझने में कठिन है। उदाहरण को विभिन्न शब्दों के उदाहरण के को विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है। उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। अभी हम देखिए दूसरा नंबर आपके यहाँ देखिए, नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड। दिल्ली के तत्कालीन अध्यक्ष डी चावला ने पाया कर्तव्यों को ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता। कुछ के लिए भगत सिंह पंथ की विचारधारा भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणादायी हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा क्या है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना क्या है। यह मूल्य लोगों की सामान्य समझ से परे और इनका उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। और कर्तव्य ऐसे और उन शब्दों में लिखे जाने चाहिए जो आम आदमी की समझ में आ जाए। ये बातें आपको डी चावला ने कही थी आपको, जो कि यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ चलिए, फिर आपको आगे यहाँ पर कहते हैं तीसरा, आपको देखिए तीसरा इसका पॉइंट यहाँ पे है कि अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है। प्रसंगवश आपको स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड एवं सजा की सिफारिश की थी। अब चौथा पॉइंट आपके यहाँ देखिए, संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना भी हो। अब के संविधान देखिए, आप यहाँ पर कहा गया कि संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्य उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना भी हो। अब इसका देखिए तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर है क्या है कि देखिए, सी के दफ्तरी के भारत के पूर्व महान्यायवादी संविधान में मूल कर्तव्यों का विरोध करते हुए कहते हैं कि 99.9% से ज़्यादा नागरिक कानून का पालन करने वाले, इसलिए उन्हें सी के दफ्तरी भारत के पूर्व महान्यायवादी संविधान में मूल कर्तव्यों का विरोध करते हुए कहते हैं कि 99.9% से ज़्यादा नागरिक कानून का पालन करने वाले, इसलिए उन्हें उनके कर्तव्य को बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि जब लोग अपने कार्यों के प्रति संतुष्ट होते हैं तो वे अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करते हैं। लोगों की संतुष्ट नहीं है। AK सेन ने भी मूल संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित लोकतांत्रिक होने के बजाय घटकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य भारत का निर्माण किया, परंतु गणराज्य अब नागरिकों का मास्टर बन गया है, जो नागरिकों को उनके कर्तव्यों के अपने निर्देश के बदले में आज्ञाकारिता का अभ्यस्त हो गया है। अब आपको आगे यहाँ पे देखिए, फिर आपको पॉइंट नंबर 5 इसका आपको है, आलोचकों ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य एवं महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। मूल कर्तव्य के यहाँ पर महत्व देखिए, मूल कर्तव्य का आपको महत्व यहाँ पर देखिए क्या महत्व इनके हैं। देखिए, आलोचनाओं एवं विरोध के बावजूद मूल कर्तव्य की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। पहला आप यहाँ पर देखिए क्या, अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त या नागरिकों अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। तीसरा आपको देखिए, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मुख्य दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। चौथा आपका मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य आपको
मूल कर्तव्य अदालतों किसी विधि के संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि प्रश्न उठाते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताओं के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। आपको देखिए पाँचवां, देखिए मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उन उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। आपको यहाँ पे आगे तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्य को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताएं। स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधि व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मूल कर्तव्य संबंधी पीठ के प्रावधानों को आंदोलनकारी लोग जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए हो पर संयमी प्रभाव यह तर्क दिया कि इससे मूल लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा मूल कर्तव्य का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए। देखिए मूल कर्तव्य का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति सजग भी रहना चाहिए। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। उल्लेखनीय नई सरकार 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 एवं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना आवश्यक था। यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया जब वर्ष 2002 में 46वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर आगे यहाँ पर क्या कि वर्मा समिति की टिप्पणी आप यहाँ देखिए। देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति 1999 में कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान एवं उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की, जो निम्नलिखित है। पर आप यहाँ देखिए पहला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। दूसरा, बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वालों को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तीसरा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। अब इस अधिनियम को 1976 ये आपको जो इस जाति धर्म अधिनियम जो एग्जाम था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को, इस अधिनियम को आपको 1976 तक अस्वीकृत अपराध अधिनियम के रूप में जाना गया था। तो 1976 इस अधिनियम को आपको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को 1976 तक आपको अस्वीकृत अपराध अधिनियम के रूप में जाना गया था। फिर देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। चौथा आपको भारतीय दंड संहिता IPC घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के पूर्वाग्रह से ग्रस्त भारतीय दंड संहिता IPC घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभियारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। फिर आपको पाँचवा आपको कहता है, आपको यहाँ पर 5 नंबर में विधि विप्त क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। विधि विप्त क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। छठा आपको यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद
सदस्य एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में श्रमित धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। आपको सातवां आपके यहाँ पर क्या वन्य जीव संरक्षण, देखिए सातवां आपके यहाँ पर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो आठवां आपके यहाँ पर है वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। तो यहाँ से आपको मूल कर्तव्य का ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। आपको फिर यहाँ पर 10वां अध्याय आपके यहाँ पर है। 10वां अध्याय आपको इंडियन पॉलिटी का 10वां अध्याय आपके यहाँ पर संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ पर ये इसको हम देखते हैं। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ पर है। तो आपको सबसे पहले इसमें आपको है, इसमें आपको देखिए किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना कठोर है, यद्यपि ये दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग 20 देखिए, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्था को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। इसमें पहला पॉइंट था केशवानंद भारती बनाम आपको केरल राज्य का 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आपको कहा गया था। अब आगे देखिए संशोधन प्रक्रिया आपको जान लेते हैं। देखिए संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीके से उल्लेख किया गया। पहला, संविधान के संशोधन आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। देखिए संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। दूसरा देखिए विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तीसरा देखिए विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। चौथा आपका प्रत्येक सदन विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। पांचवा आपको यहाँ पर यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। यह बहुमत आपको सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। छठा आपके यहाँ पर देखिए संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहाँ आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। आपको सातवां आपके यहाँ पर क्या राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। अब इसमें आपको दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के बाद बनाया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाद बनाया। फिर आपको आगे यहाँ पर है
आपको सातवां देखिए राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते और ना ही संसद के पास पुनः विचार के भेज सकते हैं। आठवां आपके यहाँ पे क्या है कि आठवां आपके यहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की इस तरह समावेश कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति के सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। फिर आपको देखिए संशोधनों के प्रकार देखिए, आपको संशोधनों के प्रकार यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। ये है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा आपको साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। ये बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। पहला, इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, पहला आपको संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा आपको संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा आपको संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा आप देखिए संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा आपको असाधारण बहुमत से संशोधित किया। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। इन व्यवस्थाओं में शामिल आपको नए राज्यों का प्रवेश या गठन। दूसरा, नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमा या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन। तीसरा आपको राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। चौथा आपको दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के परिवर्तन भत्ते, विशेषाधिकार आदि। पांचवा संसद में गणपूर्ति। छठा आपको संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सातवां आपको संसद में प्रक्रिया नियम। सातवां आपको यहाँ पर संसद में प्रक्रिया नियम। आठवां आपको यहाँ पर संसद, इसके सदस्य और इसकी समितियों को विशेषाधिकार। संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार। नौवां आपको संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। आपको दसवां आपको उच्चतम न्यायालयों में दसवां आपको उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या। दसवां आपको यहाँ उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या। 11वां आपको उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। 11वां आपका उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। 12वां आपको यहाँ पर राजभाषा का प्रयोग। 12वां आपके यहाँ पर राजभाषा का प्रयोग। और 13वां आपके यहाँ पर है 13वां आपके यहाँ पर नागरिकता। देखिए 13वां आपके यहाँ पर नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। देखिए 13वां आपके यहाँ पर है नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। और यहाँ पर देखिए 14वां जो आपके यहाँ पर देखें 14 में आपको देखिए संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन। 14वां आपके यहाँ पर संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन आपको है। 15वां आपके यहाँ पर देखिए निर्वाचन क्षेत्रों का 15वां आपके यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 15वां आपके यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आपको है। 16वां आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश आपको है। 17वां आपको 5वीं अनुसूची आपको 17वां आपको 5वीं अनुसूची क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन आपको है। 18वां आपको 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आपको है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आपको है। जनजातीय क्षेत्रों का आपको क्या है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आपको देखिए संसद के आपको आगे हम देखिए संसद के विशेष बहुमत द्वारा आपको देखिए देखिए संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है। फिर चाहे इसमें रिक्तियाँ या अनुपस्थिति हो। इस स्पष्ट शब्दों में
स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान की आवश्यक होती है। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान की आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इसे देखिए आपको आगे यहाँ पर है कि इस तरह की संशोधन व्यवस्था में शामिल है। पहला आपको देखिए मूल अधिकार, दूसरा आपको राज की नीति निषेध तत्व, आपको दूसरा आपको देखिए राज की नीति निषेध तत्व है, और तीसरा वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंध है, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है। अब देखिए आगे देखिए संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा, नीति के संघीय ढांचे से देखिए नीति के संघीय ढांचे संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनकी मंजूरी मिली हो। यदि एक या कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज उन्हें अपनी देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। तो पहला आपके यहाँ देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया। और दूसरा आपके यहाँ पर केंद्र एवं राज्य, दूसरा आपके यहाँ देखिए केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणियों की शक्तियों का विस्तार, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणियों की शक्तियों का विस्तार। आपको तीसरा आपको उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, तीसरा आपके यहाँ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, तीसरा आपको उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है, तीसरा आपको उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय है। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। चौथा आपको यहाँ पर केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। आपको यहाँ केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन आपको चौथा है। पांचवा आपको वस्तु और सेवा कर परिषद है, आपके यहाँ पर है। देखिए इस प्रावधान वस्तु एवं सेवा कर प्रावधान को 101वें संविधान संशोधन 101वें अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 279 ए से संबंधित है। जो अभी हम देख रहे हैं वस्तु और सेवा कर परिषद जो आपको इस उपबंध को आपको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया था। यह उपबंध 279 ए से संबंधित है। फिर आपको छठा आपके यहाँ पर क्या है कि आपको सातवीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, सातवीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, आपको सातवीं आपको यहाँ छठा आपको पॉइंट है सातवीं अनुसूची से संबंध कोई विषय। फिर आपके यहाँ आपको सातवां आपको क्या है संसद में राज्यों का प्रतिनिधि। आठवां आपको यहाँ पर है संविधान का संशोधन। आठवां आपको यहाँ पर संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। आठवां आपको यहाँ पर संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 स्वयं। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 स्वयं। अब देखिए संशोधन प्रक्रिया संशोधन प्रक्रिया की आलोचना आप देखिए आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। पहला देखिए संविधान संशोधन के किसी विशेष निकाय जैसे कि आपको संवैधानिक सभा अमेरिका या सांविधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। देखिए पहला कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे कि संवैधानिक सभा अमेरिका या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को। दूसरा आपको संविधान संशोधन की शक्ति। दूसरा आपको संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। दूसरा आपको संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहाँ भी संसद जिसे या तो पारित कर सकती है या नहीं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।
इसको फिर से देखते हैं। देखिए संविधान संशोधन शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधान परिषद के निर्माण या सहमति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आपको यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 4 में। आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 के यहाँ पर मतलब है कि अमेरिका में भी कांग्रेस अमेरिकी विधायिका कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका में भी कांग्रेस द्वारा दो तिहाई राज्य विधानमंडलों की याचिका पर संवैधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अमेरिका में भी कांग्रेस अमेरिकी विधायिका द्वारा दो तिहाई राज्य विधानमंडलों की याचिका पर संवैधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अमेरिका में भी कांग्रेस मतलब जो अमेरिकी विधायिका है द्वारा दो तिहाई राज्य विधानमंडलों की याचिका पर संवैधानिक सभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है। फिर आपको यहाँ पर आगे हैं। फिर आपको यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट आपको कि संविधान के बड़े भाग को देखिए आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही देखिए संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है। वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में तीन चौथाई राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक। चौथा पॉइंट देखिए संविधान विधानमंडल द्वारा संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने के समय देखिए वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी देखिए आपको देखिए इसका पांचवा पॉइंट है किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। छठा पॉइंट आपके यहाँ देखिए संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। संशोधन की प्रक्रिया जो आपका है वह विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। फिर आपको सातवां पॉइंट आपके यहाँ पर क्या संशोधन प्रक्रिया देखिए संशोधन प्रक्रिया से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। संशोधन प्रक्रिया संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण एवं सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए। कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले। ना ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार ना कर पाए। केसी वेयर ने ठीक ही कहा है कि लचीलेपन है देखिए लचीलेपन है जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। इस संदर्भ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि जितना अस्थायी देखिए हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना अस्थायी हम इसे बना सकते हैं। और संविधान में कुछ भी अस्थायी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को अस्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। इसी तरह देखिए आपको इसी तरह भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मुहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन अधिकार ना देने अथवा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रख कर किया है। बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया अपना बनाई है।
प्रक्रिया बनाई है। अब देखिए केसी वेयर भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक है। केसी वेयर भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक है। वे कहते हैं कि संसदन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। संसदन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण संसदन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ग्रीनविल ऑस्टिन ने के अनुसार संसदन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है। ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुणों वाला है। तो आपको आगे यहाँ पर देखिए, आपको आगे यहाँ पर संविधान की मूल संरचना आपको देखिए, आपको पॉइंट नंबर अध्याय नंबर 11 देखिए, आपको अध्याय नंबर 11 में आपको यहाँ पर है, अध्याय नंबर 11 आपको इस भाग 1 का आपको अंतिम अध्याय नंबर 11 जो आपको संविधान की मूल संरचना जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ देखिए मूल संरचना का देखिए, आपको मूल संरचना का पादुभाव यहाँ देखिए, मूल संरचना का पादुभाव आप क्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। इस विषय देखिए, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष के पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। शंकरी प्रसाद मामले देखिए, शंकरी प्रसाद मामले देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ मामला 1951 शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ मामला 1951 में शंकरी प्रसाद मामला 1951 में शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संसद में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं अंतर्निहित है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 देखिए, अनुच्छेद 13 में आपको विधि लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां कानून ही आती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नहीं, संवैधानिक नियम संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकार को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। लेकिन गोरखनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल दी। अब गोरखनाथ बनाम पंजाब सरकार मामले से गोरखनाथ बनाम पंजाब सरकार मामले से 67 था। गोरखनाथ बनाम पंजाब सरकार का मामला जो 1967 में आपको 1967 आपको आया था। लेकिन गोरखनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली वाली स्थिति बदल ली। इस मामले में आपको 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक इस मामले में आपको 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाही को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर ट्रांसस्केंडर अथवा अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद कर सकती है, ना किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम देखिए, संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 13 के आशयों का अंतर्गत एक कानून है। देखिए, संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 13 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। देखिए, संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। गोरखनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने
संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित का इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। अब कि हालांकि भारतीय मामला केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1977 में था। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का मामला 1977। देखिए हालांकि केशवानंद भारती मामले में देखिए इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार को संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। देखिए संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। अब आपको 1975 पुनः पुष्टि की गई। आपको 3A में यहाँ पर है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामले 1975। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामले 1975 में आपको ऐसा किया गया। इसमें आपको देखिए संविधान के आपके यहाँ पर क्या कि संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। पूरा न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी आधार पर, चाहे वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ में 1980 में आया था। देखिए हम एक बार फिर से देखिए जो कि संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। चूँकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी। चूँकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है।
वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। अतः शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। जा सकता। दूसरे शब्दों में संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का आदाता उपयोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। देखिए पुनः वामन राव मामले 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। अब आपको यहाँ पे देखिए कि वामन राव मामले आपको 5 देखिए आपको वामन राव बनाम भारतीय संघ मामले 1981 में आया था। वामन राव बनाम भारतीय संघ मामले 1981 में पुनः वामन राव मामले 1981 सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले के फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। अब आपको यहाँ देखिए मूल संरचना के तत्व देखिए यहाँ देखिए वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित हमें संशोधन कर सकती है बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा आपको देखिए भारतीय राजनीति सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष है। चौथा, विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन। जबकि यहाँ पर पाँचवां को क्या संविधान का संज्ञा स्वरूप। पाँचवां को संविधान का संज्ञा स्वरूप आपको छठा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। छठा को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। सातवां को कल्याणकारी राज। सामाजिक आर्थिक न्याय। आपको आठवां आपको न्यायिक समीक्षा। नववां आपको व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं गरिमा। नववां आपको यहाँ पर क्या व्यक्तित्व स्वतंत्रता एवं गरिमा। 10वां को संसदीय प्रणाली। 11वां को कानून का शासन। 12वां आपको मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन। 12वां आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन। और 13वां आपके यहाँ पर है समत का सिद्धांत। 13वां आपको समत का सिद्धांत। 13वां आपके यहाँ पर देखिए आपको समत का सिद्धांत। 14वां आपके यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 14वां आपके यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। 15वां आपके यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और 16वां आपको यहाँ पर है कि संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। आपको यहाँ पर 16 नंबर में 16 आपका क्या है संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति। और 17वां आपके यहाँ पर न्याय तक प्रभावकारी पहुँच। 18वां आपके यहाँ पर है मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या साल तत्व। और 19वां आपके यहाँ का अनुच्छेद 32, 136 और 127 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त सकते हैं। और आपके यहाँ देखिए आप 19 में कहता है क्या कि अनुच्छेद 32 136 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त सकते हैं। और आपको यहाँ देखिए 20 नंबर में अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति आपके यहाँ पर है। उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद आपके यहाँ पर क्या अनुच्छेद 226, 227, अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति आपको है। अब आपके यहाँ देखिए क्या एक यहाँ पर आपको कॉलम है क्या संविधान के मूल ढांचे का विकास का आपको यहाँ पर कॉलम
देखिए आपको देखिए मुकदमे का नाम आपको यहाँ पर क्या है कि एक कॉलम में आपको मुकदमे का नाम है, वर्ष है, और दूसरे कॉलम आपको मूलभूत ढांचे के तत्व सर्वोच्च न्यायालय घोषित है, जो आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर क्या है कि आपको केशव भारती मामला, पहले आपको केशव भारती मामला 1973 मौलिक अधिकार मामला के नाम से विख्यात आपको है। केशव भारती मामला 1973 जो आपका वो मौलिक अधिकार मामला के नाम से विख्यात है। इसमें देखिए इसमें आपको मूलभूत ढांचे के तत्व आपको कौन-कौन से, इसमें पहला आपको है देखिए संविधान की सर्वोच्चता, पहले आपको यहाँ पे देखिए संविधान की सर्वोच्चता पहला। दूसरा आपके यहाँ पे क्या है, दूसरा आपके यहाँ पे है दूसरा आपके यहाँ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा। और तीसरा आपके यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार। और चौथा आपको संविधान का चौथा आपके यहाँ पर संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। और पाँचवा आपको यहाँ संविधान का संघीय चरित्र, पाँचवा आपको यहाँ पर संविधान का संघीय चरित्र। चौथा आपको यहाँ पर संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, और पाँचवा आपको संविधान का संघीय चरित्र। और छठा भारत की संप्रभुता एवं एकता, छठा सातवां को व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, आठवां को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, और नौवां आपको है संसदीय प्रणाली, आपके यहाँ पर संसदीय प्रणाली। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए फिर आपको दूसरा आपको मुकदमा देखिए, दूसरा आपको मुकदमा जो है, दूसरा मुकदमा आपके यहाँ पर क्या है कि इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975, जिसको चुनावी मामलों के नाम से विख्यात है। इंदिरा नेहरू गांधी का मामला, जो इंदिरा नेहरू गांधी का जो मामला है उसको ये चुनावी मामला के नाम से विख्यात है, 1975 में आया था। अब इसके अंतर मूलभूत ढांचे का जो तत्व, इसके अंतर आपको मूलभूत ढांचे का जो तत्व, उसमें आपको पहला पॉइंट आपका है भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा आपको व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता, और तीसरा धर्मनिरपेक्षता, आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता, आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता। चौथा आपको कानून की सरकार, चौथा आपके यहाँ पर है चौथा आपके यहाँ पे देखिए, चौथा आपके यहाँ पे कानून की सरकार, चौथा आपके यहाँ पर क्या है कि चौथा आपके यहाँ पर कानून की सरकार, चौथा आपके यहाँ पर क्या है कानून की सरकार, लोगों की सरकार ने, अर्थात कानून का शासन। पाँचवा आपके यहाँ पर न्यायिक समीक्षा, पाँचवा आपके यहाँ पर न्यायिक समीक्षा, पाँचवा आपके यहाँ पर क्या न्यायिक समीक्षा, और आपको पाँचवा आपके यहाँ पर न्यायिक समीक्षा। और छठा आपके यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है। देखिए छठा आपके यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है। आपको तीसरा आपको यहाँ देखिए, तीसरा आपको यहाँ पर आया था मिनर्वा मिर्च मामला 1980 में, मिनर्वा मिर्च मामला 1980 में आपको आया था। इसको देखिए यहाँ पर, इसको देखिए आपको इसमें आपको दिया गया था, इसमें आपको क्या इसमें आपको पहला आपके यहाँ पर है कि संसद की देखिए संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, पहले संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। दूसरा आपको न्यायिक समीक्षा, तीसरा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच, सौहार्द एवं संतुलन, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन। देखिए फिर आपको आगे आया था क्या, आगे आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला 1980 में, सेंट्रल कोलफील्ड मामला देखिए आपको आगे आपके यहाँ आया था क्या कि आगे आपके यहाँ आया था सेंट्रल कोलफील्ड मामला, देखिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला 1980, देखिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला 1980 आपको देखिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम जायसवाल कोल कंपनी 1980, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम जायसवाल कोल कंपनी 1980 आपको देखिए। तो देखिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला 1980 न्याय तक प्रभावी पहुंच इसमें आपको आया था। अब देखिए भीम सिंह जी मामला 1981, देखिए भीम सिंह जी बनाम भारतीय संघ 1981, देखिए भीम सिंह जी मामला 1981 में देखिए कल्याणकारी में हम देखिए क्या कल्याणकारी राज सामाजिक आर्थिक न्याय। देखिए आपको फिर आपको 6 नंबर के यहाँ पर क्या कि एसपी देखिए आपके यहाँ 6 नंबर क्या कि एसपी समत कुमार मामला 1987 में देखिए एसपी समत कुमार बनाम भारतीय संघ 1957, मामला 1957 आपके यहाँ देखिए एसपी समत कुमार मामला 1987 में पहला आपके यहाँ पर कानून का शासन, दूसरा आपका न्यायिक समीक्षा, पहला आपको देखिए कानून का शासन, दूसरा आपका न्यायिक समीक्षा। आपके साथ में आपके यहाँ क्या पी सभा मूर्ति मामला 1987, आपके यहाँ देखिए पी सभा मूर्ति जो मामला 1987 में देखिए आपको पी सभा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1987 आपके यहाँ पर है। देखिए इसमें आपको पहला आपको आया था कानून का शासन, दूसरा आपको आया था न्यायिक समीक्षा, पहला आपको आया था कानून का शासन और दूसरा आपको आया था न्यायिक समीक्षा।
आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला, मामला 1991, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991। आपको यहाँ पर देखिए 1991, इसमें आपको देखिए 12 में दिल्ली जुडिशियल सर्विस, देखिए दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य 1991, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य 1991 मामला ये आया था। इसके अंतर्गत ये फैसला आपको अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत आपको कहा गया था क्या, अनुच्छेद 32 आपको इसके अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 32, 136, अनुच्छेद 32, 136 और 141, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 और 141 था 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। फिर आपको आगे यहाँ पर इंदिरा साहनी, देखिए इंदिरा साहनी मामला 13 नंबर, इंदिरा साहनी मामला 1992 मंडल मामले के रूप में चर्चित है। इंदिरा साहनी मामला जो आपको मंडल मामले के रूप में चर्चित है, इंदिरा साहनी मामला 1992 देखिए आपके पी समा, देखिए पी समा मूर्ति, देखिए आपके यहाँ पर क्या कि देखिए आपके यहाँ पर क्या इंदिरा साहनी, देखिए इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ 1992, इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मामला 1992 आपके यहाँ पर है। इंदिरा साहनी मामला जिसको मंडल मामले के रूप में चर्चित है, इंदिरा साहनी मामला 1991 जो आपको एक, इसमें आपको आया था कानून का, इसमें आपको आया था कानून का शासन, इसमें आपको था कानून का शासन था। अब देखिए 10वां नंबर क्या क्या कुमार पदम प्रसाद, देखिए कुमार पदम प्रसाद मामला, कुमार पदम प्रसाद मामला 1992 आपको देखिए इसमें आपको आया था कि कुमार पदम प्रसाद बनाम बनाम कुमार पदम प्रसाद बनाम जज चिल्लू 1992, कुमार पदम प्रसाद बनाम जज चिल्लू 1992 आपको आया था ये मामला। कुमार पदम प्रसाद मामला 1992 असल की न्यायपालिका को स्वतंत्रता, न्यायपालिका को स्वतंत्रता। अब आपको 11 नंबर क्या की हो तो, देखिए की हो तो होलो होन मामला 1993 दर बदर मामले के रूप में चर्चित है। ये दर बदर मामले के रूप में चर्चित आपको की हो तो होलो होन मामला आपको है। इसमें आपको ये देखिए क्या कि इसमें आपको यहाँ है क्या की हो तो होलो होन, की हो तो होलो होन बनाम साचिल 1993, की हो तो होलो होन बनाम साचिल 1993 ये मामला आपके यहाँ पर है। अब आपके यहाँ पर देखिए कि इसमें आपको आया था क्या स्वतंत्र निष्पक्ष, इसमें आपको स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और दूसरा आपको संप्रभु लोकतांत्रिक, देखिए संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्यात्मक ढांचा, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्यात्मक ढांचा आपको आया था। फिर आपको आया था कि रघुनाथ राव मामला 1993, रघुनाथ राव मामला 1993 आपको आया था। इसमें देखिए रघुनाथ राव बनाम भारतीय संघ 1993, रघुनाथ राव बनाम भारतीय संघ 1993 आपको यहाँ पर आया था। देखिए इसमें आपको आया था, पहले आपको यहाँ पर है क्या समानता, पहले आपके यहाँ पर समानता का सिद्धांत, पहले आपके यहाँ पर क्या समानता का सिद्धांत, दूसरा भारत की एकता एवं अखंडता, पहले आपके यहाँ पर समानता का सिद्धांत, दूसरा आपको भारत की एकता एवं अखंडता आपको है। फिर आपको 13 नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्या, 13 नंबर में आपके यहाँ पर क्या है कि SR बम्बई मामला, देखिए SR बम्बई मामला, SR बम्बई मामला 1994, देखिए SR बम्बई मामला 1994 देखिए SR बम्बई बनाम भारतीय संघ 1994, SR बम्बई बनाम भारतीय संघ 1994 की मामला आया था। इसमें आपको SR बम्बई मामला में क्या कि संघवाद आपको आया था, धर्मनिरपेक्षता, दूसरा आपको धर्मनिरपेक्षता, तीसरा आपको लोकतंत्र, चौथा आपको राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, पांचवा आपको सामाजिक न्याय, छठा आपको न्यायिक समस्या। फिर से एक बार देखिए इसको, इसके अंतर आपको SR बम्बई मामला के अंतर 1994 के अंतर आपको क्या संघवाद आपको आया था, फिर आपको धर्मनिरपेक्षता आया था, फिर आपको लोकतंत्र आया था, फिर आपको राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता आया था, फिर आपको सामाजिक न्याय था, फिर आपको न्यायिक समस्या आपको आया था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर है क्या कि आपको देखिए एल चंद्र कुमार मामला 1997, एल चंद्र कुमार मामला 1997 के अंतर्गत आपको जो था एल चंद्र कुमार मामला 1997 आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ, एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ 1997, एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ 1997 आपको ये आया था क्या उच्च न्यायालय, आप उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत शक्तियाँ, उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत शक्तियाँ आपको है। आपको फिर इंदिरा साहनी द्वितीय मामला 2000 ईस्वी, इंदिरा साहनी द्वितीय मामला 2000 ईस्वी देखिए आपको यहाँ पर। अभी हम देखिए आपको इंदिरा साहनी द्वितीय बनाम भारतीय संघ, इंदिरा साहनी द्वितीय बनाम भारतीय संघ 2000 ईस्वी में आपको मामला आया था। इसमें आपको आया था समानता, इसमें आपको समानता का सिद्धांत, इसमें आपको आया था समानता का सिद्धांत इसमें दिया गया था फैसला। अब आपको देखिए और आपको आगे ऑल इंडिया जज, आपको आगे यहाँ देखिए ऑल इंडिया जज एसोसिएशन मामला 2002, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन मामला 2002 आपको देखिए यहाँ पर। देखिए इसमें आपको देखिए क्या
इसमें आपको ऑल इंडिया जज एसोसिएशन मामला 2002 देखिए, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2002 का ये मामला था। इसके अंतर्गत आपको स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली आपका स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली आया था। अब आपको देखिए आगे यहाँ पर कुलदीप नायर देखिए, आगे आपके यहाँ कुलदीप नायर मामला 2014 कुलदीप नायर मामला कुलदीप नायर मामला देखिए, कुलदीप नायर मामला 2014 कुलदीप नायर मामला 2014 देखिए, इसमें आपको पहले आपका लोकतंत्र, पहले आपका था लोकतंत्र, दूसरा आपका पहले आपका था लोकतंत्र, दूसरा आपका स्वतंत्र, पहले आपका था लोकतंत्र, दूसरा आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। पहले आपका था लोकतंत्र, दूसरा आपका था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का आया था। फिर आपको देखिए 18 में आपको क्या 18 में आपके यहाँ पे एम नागराज देखिए, एम नागराज मामला 2006 एम नागराज मामला 2006 आपके यहाँ देखिए, एम नागराज मामला 2006 में देखिए आपको एम नागराज बनाम भारतीय संघ 2006 में देखिए, एम नागराज बनाम भारतीय संघ मामला 2006 में आपको आया था। इसमें आपको समानता का, इसमें आपको आया था समानता का सिद्धांत, इसमें आपको समानता का सिद्धांत, इसमें क्या था, इसमें आपको समानता का सिद्धांत था। आपको आगे यहाँ पे है क्या कि देखिए IR कोई हेलो मामला 2007 देखिए, नवीं अनुसूची मामले के रूप देखिए, नौवीं अनुसूची मामले के रूप में चर्चित, तो नौवीं अनुसूची मामले के रूप में चर्चित कौन सा मामला आपको है, तो आपको IR कोई हेलो मामला आपको है। देखिए IR देखिए कुलदीप नायर बनाम भारतीय संघ 2006 कुलदीप नायर बनाम भारतीय संघ 2006 कुलदीप नायर बनाम भारतीय संघ मामला 2006 में आपको ये सॉरी ये नहीं, IR देखिए IR कोई हेलो बनाम तमिलनाडु, IR कोई हेलो बनाम भारतीय तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु राज्य 2007 IR कोई हेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामला था। इसके अंतर्गत आपको आया था क्या कि कानून का शासन, पहला था कानून का शासन, दूसरा आपको था शक्तियों का बढ़ावा, दूसरा आपको शक्तियों का बढ़ावा, तीसरा आपको मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत, तीसरा आपको था मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत, और चौथा आपको न्यायिक समीक्षा, और पाँचवा आपको समानता का सिद्धांत। इसके बाद यहाँ देखिए क्या कि आपको फिर आपको आया था राम जेठमलानी मामला 2011 देखिए, राम जेठमलानी मामला 2011 को यहाँ पर आया था क्या, इसमें देखिए आपको राम जेठमलानी मामला 2011 को यहाँ पर आया था क्या कि देखिए ऑल इंडिया देखिए, आपको यहाँ पर देखिए राम जेठमलानी मामला 2014 में आपको आया था राम जेठमलानी बनाम भारतीय संघ, राम जेठमलानी बनाम भारतीय संघ 2011 में आपको आया था क्या कि आपको देखिए यहाँ पर कि अनुच्छेद 32 देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आपको आया था। आपको राम जेठमलानी आपके यहाँ क्या राम जेठमलानी मामला देखिए, राम जेठमलानी मामला 2011 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 आपके यहाँ देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ आपको आया था। राम जेठमलानी मामला 2011 में आपको आया था। अब देखिए किसमें आपको यहाँ पर है कि नमित, अब किसमें आपका नमित शर्मा मामला देखिए, नमित शर्मा मामला 2013 में आपका आया था क्या देखिए आपको कि नमित शर्मा बनाम भारतीय संघ 2011 देखिए, नमित शर्मा बनाम भारतीय संघ मामला 2013 में आपको नमित शर्मा बनाम भारतीय संघ मामला 2013 में इसमें आपको क्या इसमें फैसला आपको दिया गया था व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, इसमें आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें आपको था व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा था। अब आगे देखिए 22 में क्या मद्रास बार एसोसिएशन मामला 2014 मद्रास बार एसोसिएशन मामला 2014 इसमें आपको क्या दे, इसमें आपको मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2014 मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2014 में इसमें आपको क्या इसमें आपको पहले आपको आया था न्याय, इसमें पहले आपको आया था न्यायिक समीक्षा, फिर आपको दूसरा आपको आया था इसमें पहले आपको आया था न्यायिक समीक्षा, फिर आपको दूसरा आपको आया था अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की सत्ता, अनुच्छेद 226 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की सत्ता आया था। अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और न्यायिक समीक्षा ये आपको आया था। इसी के अंतर्गत मद्रास बार एसोसिएशन मामला 2026 अंतर्गत आया था। तो पहली बार जो क्रम यहाँ पर दिखाते, पहली बार जो क्रम बोले तो आपको मुकदमे का नाम या वर्ष बोल लेते हैं। आपको जैसे कि आपको राम जेठमलानी मामला ये आपको मुकदमे का नाम और मुकदमे का वर्ष हो गया। दूसरा जो आपको बोल रहे थे जैसे दूसरा जो आपको बोल रहे थे क्या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ ये आपको बोल रहे थे मूलभूत ढांचे के तत्व आपको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित किया गया था मूलभूत ढांचे के तत्व वो आपको बोले थे। तो यहाँ से देखिए आपको ये अध्याय पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। तो ये आपको भाग 1 का जो पूरा अध्याय वो पूरी तरह से फिनिश। अब भाग 2 में जो सरकार की प्रणाली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, भाग 2 में कुछ सरकार की प्रणाली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका आपको अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा।